अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके होस्ट महाजबीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे मिड टर्म प्रिपरेशन की सीरीज़ को, जिसमें मेरे पास कुछ सब्जेक्ट्स के मिड टर्म के पेपर्स मौजूद हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि सबको कवर कर सकूं। बाकी आप से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। और बाकी ये जो PDF फाइल है, इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अगर किसी को चाहिए हुई तो आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। इसके अलावा यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी ऐड कर दिया है, तो और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी मैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी जॉइन कर सकते हैं और वहाँ से भी मैं आपको ना इस PDF फाइल को और इसके अलावा और भी अगर आपको कोई भी मिड टर्म की फाइल्स चाहिए हुई या फाइनल्स की, तो वो आपको उधर से मिल जाया करेंगी इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने आज हम स्टार्ट करें इस सब्जेक्ट को CS 621 पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को, जिसके हम मिड टर्म के करंट पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले चलते हैं MCQs की तरफ। एमसीक्यूज में है फर्स्ट, इन अ सीरियल कंप्यूटिंग टास्क आर एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। टास्क सीरियल कंप्यूटिंग के अंदर जब टास्क हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं, वो है साइमल्टेनियसली, रैंडमली, सीक्वेंस वाइज या पैरेलल। तो जो सीरियल कंप्यूटिंग है उसके अंदर जो आपके टास्क है वो हमेशा सीक्वेंस वाइज परफॉर्म होते हैं। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन। दूसरा देखते हैं, व्हाट इज़ पैरेलल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। पैरेलल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर क्या होता है? तो इसमें ऑप्शंस गिवन है, अ कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर वेयर अ लार्ज नंबर आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट पार्ट्स। पैरेलल कंप्यूटिंग क्या चीज़ होती है? जिसमें कंप्यूटर के जो आर्किटेक्चर को जो लार्ज प्रॉब्लम्स हैं उनको हम ब्रोक कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं स्मॉलर और इंडिपेंडेंट पार्ट्स के अंदर। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ये जो दूसरे हैं ये करेक्ट नहीं है। लार्ज प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड सीक्वेंशियली, ये वाला नहीं ठीक। दूसरा भी ये सिंगल प्रोसेसर और सिंगल प्रोसेसर इन अ सीक्वेंशियल मैनर, ये नहीं ठीक। ये ए वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है इसके अंदर। दूसरा थर्ड वाला देखते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा यहाँ पे? ऑल कंप्यूटर्स इन नेटवर्क मस्ट हैव द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑल कंप्यूटर्स इन नेटवर्क मस्ट बी फिजिकली लोकेटेड इन द सेम बिल्डिंग। और ऑल कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क मस्ट हैव द सेम प्रोसेसिंग पावर। कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क हैव डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसिंग पावर्स। कि जो आपके पास कंप्यूटर मौजूद है, अगर आप उसका डिस्ट्रीब्यूटेड, अब डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग बना रहे हैं, तो उसके अंदर सेम का तो लॉजिक बनता ही नहीं वैसे भी, कि आपका ऑल कंप्यूटर जो है वो मस्ट भी, कोई उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है ना। तो ये कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क कैन हैव अ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसिंग पावर्स, तो तब हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग नेटवर्क बनेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी बनेगा आपके पास। तो फोर्थ वाले की तरफ चलते हैं। what is the main objective of tolerance in distributed computing। fault tolerance क्या चीज़ होती है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। टू प्रिवेंट ऑल टाइप्स ऑफ फेलियर फ्रॉम अकरिंग, टू इंश्योर दैट सिस्टम कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट डिस्पाइट फेलियर। टॉलरेंट मतलब जो आपके पास टॉलरेंस है फॉल्ट, यानी कोई भी अगर आपका एरर आ जाता है तो उसको कैसे वो चीज़ मैनेज करती है उसको चेक करना, ये फॉल्ट टॉलरेंस होता है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर। तो मेन ऑब्जेक्टिव उसका क्या होता है? तो ये दो ऑप्शंस हमने पढ़ लिए। तीसरा पढ़ते हैं, टू इंक्रीज द स्पीड, यानी ये भी कोई लॉजिक ना हुआ। टू डिक्रीज द कॉस्ट, ये भी कोई लॉजिक ना हुआ। प्रिवेंट ऑल टाइप्स ऑफ फेलियर, ये भी कोई लॉजिक नहीं हुआ, क्योंकि फेलियर तो आ चुका है, फॉल्ट आ चुका है आपके पास। तो ये क्या करता है? टू इंश्योर दैट सिस्टम कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट डिस्पाइट फेलियर्स, के सिस्टम अगर फेलियर आ भी जाता है तो आपका सिस्टम जो है अपने वर्किंग को कंटिन्यू रखे, ठीक है, इंश्योर करता है इस चीज़ को। फॉल्ट टॉलरेंस जो है, कैन इंश्योर सिस्टम कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट। ओके, ये भी हो गया। फिफ्थ वाले पे चलते हैं। बिफोर अ प्रोग्राम इज रिटन ऑन अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिवेल्प, इट मस्ट फर्स्ट गो थ्रू अ डिज़ाइन प्रोसेस फॉर पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्राम्स। द डिज़ाइन प्रोसेस विल इंक्लूड द फॉलोइंग इश्यूज। बाकी सारे इश्यूज तो इंक्लूड है सिवाय एक चीज़ के। वो क्या चीज़ है? डिकम्पोजिशन तो इंक्लूड है, कम्युनिकेशन भी इंक्लूड है और सिंक्रोनाइजेशन भी इंक्लूड है, लेकिन ये जो एग्रीगेशन है ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। ये आपने MCQs देखना है। आगे ये सिक्स वाला, ये मैं आपको जो MCQs करवा रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स के काफ़ी जगह पे रिपीट भी हुए हैं, तो आप इनको काइंडली लाजमी करके जाइएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या है जी। सिक्स्थ है, डैश रेफर्स टू अ टाइप ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर वेयर ईच प्रोसेसर हैज़ इट्स ओन मेमोरी एंड कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर हैपन्स थ्रू
मैसेज पासिंग, जो कम्युनिकेशन है प्रोसेसेस के दरमियान वो मैसेज पासिंग के थ्रू होती है। तो वो कौन सा पैरेलल कंप्यूटिंग का कौन सा आर्किटेक्चर है? सीक्वेंशियल मेमोरी रेफ़र करती है, या रैंडम एक्सेस मेमोरी, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी, या रीड ओनली मेमोरी? तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी रेफर्स टू अ टाइप ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर वेयर प्रोसेसर हैज़ इट्स ओन प्राइवेट मेमोरी। अब देखते हैं अपने 7th वाले एमसीक्यूज़ को। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पैरेलल कंप्यूटिंग, सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन डिफरेंट processes or threads can be used to facilitate communication. किस communication को वो facilitate करते हैं? Can be used to facilitate the communication. डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, शेयर्ड मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या रीड ओनली मेमोरी? तो ये शेयर्ड मेमोरी है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और पैरेलल कंप्यूटिंग को यूज़ कर रहे हैं हम लोग। आगे SISD स्टैंड फॉर, तो ये है आपका करेक्ट ऑप्शन, सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड सिंगल डाटा। SIS सिंगल इंस्ट्रक्शन, और ये SD जो है ये सिंगल डाटा। तो ये आपने करेक्ट ऑप्शन आपने माइंड में रखना है। तो ये भी देख लें। नेक्स्ट 9th वाले पे चलते हैं। अ पर्सनल कंप्यूटर प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन एंड डाटा ऑन अ सिंगल प्रोसेसर इज़ एन एग्जांपल ऑफ। जो पर्सनल कंप्यूटिंग है उसकी जो एग्जांपल ये क्या चीज़ है? सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड सिंगल डाटा, क्योंकि वो एक टाइम पे सिंगल प्रोसेसर जो है वो उसको हैंडल कर रहा है। और पर्सनल कंप्यूटर प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन एंड डाटा ऑन अ सिंगल प्रोसेसर, तो ये सिंगल का जो काम हो रहा है ना, ये आपने SISD का ऊपर पढ़ा है, सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड सिंगल डाटा। तो ये SISD इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 9th भी हो गया। 10th वाले पे चलते हैं। शेयरिंग ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज अमंग मैनी यूजर्स बाय मीन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग इन द स्पेसिफिक इज द स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ये किस चीज़ की स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक है? बैच एरा, बी ऑप्शन है टाइम शेयरिंग एरा, डेस्कटॉप एरा, या नेटवर्क एरा? अब सबके दरमियान हम लोग अपने शेयरिंग कर रहे हैं रिसोर्सेज की, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा टाइम शेयरिंग एरा। तो ये भी देख लें। नेक्स्ट 11th वाला है। Evenly distributed network traffic to prevent failure caused by overloading a particular resource। तो ये जो हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नेटवर्क की ट्रैफिक को हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? हम लोड बैलेंसिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लोड बैलेंसिंग। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ट्रैफिक टू प्रिवेंट फेलियर कास्ड बाय ओवरलोडिंग, तो इसके लिए हम क्या रिसोर्स यूज़ करते हैं? लोड बैलेंसिंग, यानी लोड को बैलेंस कर देते हैं। अब 12th वाला देखते हैं। द designates who does what when multiple components of software are working on the same problem, they must be coordinated। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। MBS यानी मेमोरी ब्रेकडाउन, बी MMS memory merge structure, C WBS work breakdown structure, and D WMS work merge structure। तो जब हम क्वेश्चन था हमारा व्हेन मल्टीपल कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर वर्किंग ऑन अ सेम प्रॉब्लम, जब एक ही जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेम प्रॉब्लम पे वर्क कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं? उस वर्क को डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर देते हैं, यानी उसको डिवाइड करके सबको कोई ना कोई चीज़ एलोकेट कर देते हैं। तो इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? WBS का, यानी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं कि किस पार्ट ने, किस कंपोनेंट ने कौन सा काम करना है, ठीक है। यानी दे डेजिग्नेट्स हु डज व्हाट, तो कौन सा काम कौन सा कंपोनेंट करेगा, तो ये क्या, कौन सी चीज़ ये काम परफॉर्म करती है? WBS। तो ये आपने देख लेना है एक। आगे 13 वाला देखते हैं। अपीयर्स इन फॉर्म ऑफ प्राइमरी बैकअप टूल। प्राइमरी बैकअप टूल्स के क्या चीज़ मतलब प्राइमरी बैकअप टूल्स फ्राहम करती है हमें? ए ऑप्शन क्या है? प्राइमरी बेस प्रोटोकॉल्स, दूसरी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, सी है रेप्लिकेटेड राइट प्रोटोकॉल्स, एंड डी है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ये जो प्राइमरी बेस प्रोटोकॉल्स हैं ये अपीयर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी बैकअप प्रोटोकॉल। नेक्स्ट 14। Dash is the ability of a parallel and distributed computing system to continue executing tasks and completing jobs despite failure or disruption। तो ये क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? ए पे चलते हैं। लोड बैलेंसिंग, बी प्रोसेस रेजिलेंस, सी मल्टी थ्रेडिंग, एंड डी सिंक्रोनाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, प्रोसेस रेजिलेंस। प्रोसेस रेजिलेंस इज द एबिलिटी ऑफ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम टू कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग टास्क एंड कंप्लीटिंग जॉब्स डिस्पाइट ऑफ फेलियर एंड डिसरप्शन। ओके, 15th वाला देखते हैं।
the most common approach to failure masking is redundancy, which is categorized into three types. Which one of the following is option is not the category of redundancy? कौन सी चीज़ है जो redundancy के अंदर लाई नहीं करती? तो पहला है information redundancy, second time redundancy, C logical redundancy और D physical redundancy. तो इसके अंदर जो correct option है इसका वो logical redundancy है. ये कौन सी पार्ट है? विच ऑप्शन इज नॉट द कैटेगरी ऑफ रिडंडेंसी? तो ये जो लॉजिकल रिडंडेंसी है ये इसकी कैटेगरी नहीं है, तो ये आप देख लीजिएगा. नेक्स्ट चलते हैं 16 वाले पे. डैश इन्वॉल्व्स एडिंग एक्स्ट्रा इक्विपमेंट और प्रोसेसेस सो दैट द सिस्टम कैन टॉलरेट द लॉस ऑफ मल्टी फंक्शनिंग ऑफ सम कंपोनेंट. ए ऑप्शन है इंफॉर्मेशन रेडिडेंसी, बी टाइम रेडिडेंसी, सी लॉजिकल रेडिडेंसी एंड डी फिजिकल रेडिडेंसी. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फिजिकल रेडिडेंसी, कि ये आपको इन्वॉल्व करती है एडिंग एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स, यानी जो हम एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करते हैं तो वो सारी बातें फिजिकल थिंग्स होती हैं जो हम ऐड कर रहे हैं. फिजिकल रेडिडेंसी इन्वॉल्व्स एडिंग एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स और प्रोसेसेस सो दैट सिस्टम कैन टॉलरेट द लॉस और मैल फंक्शनिंग. ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है. अगले वाले पे चलते हैं 17th वाला. Dash can lead to both the coordinator and the participant blocking, which may leads to the dreaded deadlock. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. सिंगल फेस कमिट प्रोटोकॉल, टू फेस कमिट प्रोटोकॉल, थ्री फेस कमिट प्रोटोकॉल और फोर्थ फेस कमिट प्रोटोकॉल. तो इसमें डैश कैन लीड द बोथ, इसमें बोथ इंक्लूड हो रहे हैं, कोऑर्डिनेटर एंड द पार्टिसिपेंट. तो इसमें ये जो बी ऑप्शन है टू फेज कमिट प्रोटोकॉल, इसका ये करेक्ट ऑप्शन होगा. 18th वाले पे चलते हैं. इन टेक्निक प्रोसेसेस आर असाइंड टू द प्रोसेसर्स एट अ कंपाइल टाइम. कौन सी वो टेक्निक है जिसके अंदर जो प्रोसेसेस हैं वो प्रोसेसर को कंपाइल टाइम के दौरान दिए जाते हैं? तो वो आपने ऑप्शंस पढ़ लेने, डायनामिक, डायरेक्ट, कैशे मैपिंग या फिर स्टैटिक मैपिंग. तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है इसका स्टैटिक मैपिंग. स्टैटिक मैपिंग में कंपाइल जब हम करते हैं तब उस प्रोसेसेस को प्रोसेसर को असाइन किया जाता है. नेक्स्ट चलते हैं डैश. In dash technique, processes allocation cannot be changed during the execution. तो ये आपको वैसे ही पता चल जाना चाहिए कि जो स्टैटिक थिंग्स होती हैं ना उनको हम चेंज नहीं कर सकते. तो स्टैटिक एग्जीक्यूशन के दौरान जब हमने उसको एग्जीक्यूशन उसकी स्टार्ट कर दिए तो उसको फिर चेंज नहीं किया जा सकता. तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है स्टैटिक मैपिंग. नेक्स्ट चलते हैं. डैश मैपिंग इंक्लूड नॉन डिटर्मिनिज्म इन द सिस्टम. तो ये कि डायनामिक यानी ये चेंज होते रहते हैं. तो डायनामिक मैपिंग इंट्रोड्यूस नॉन डिटर्मिनिज्म, यानी ये सेम नहीं होते, तो ये चेंजिंग इसमें इंक्लूड होती है. तो ये डायनामिक आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका. ओके, नेक्स्ट देखते हैं 21 वाला. In centralized dynamic mapping, whenever a process has no work, it takes a portion of available work for the किधर गया, हाँ, ए रनिंग प्रोसेस, बी स्लेव प्रोसेस, सी ब्लॉक प्रोसेस या डी मास्टर प्रोसेस. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मास्टर प्रोसेस. कि सेंट्रलाइज के अंदर जब आपका जो डायनामिक मैपिंग है, व्हेन एवर अ प्रोसेस हैज़ नो वर्क, किसी प्रोसेस के पास कोई वर्क नहीं होता तो वो पोर्शन किसका ले लेता है? पोर्शन ऑफ अवेलेबल वर्क फॉर दी मास्टर प्रोसेस. तो ये भी देख लें आप. आगे 22 वाला देखते हैं. इफ़ टास्क आर जनरेटेड डायनामिकली देन दे मस्ट बी मैप टू. डायनामिकली अगर टास्क जनरेट होंगे तो इसकी मैपिंग भी क्या होगी? मैपिंग भी इसकी डायनामिकली होगी. आगे डैश रेफर्स टू अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन मेमोरी एंड द प्रोसेसिंग यूनिट पर यूनिट टाइम. तो एक टाइम पे जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड, तो इसको हम बैंडविड्थ के ज़रिए नापते हैं, तो वो उसकी बैंडविड्थ होती है. ठीक है, तो ये भी देख लें आप. नेक्स्ट है डैश इज़ अ मैकेनिज्म दैट इज़ यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू शेयर रिसोर्सेज बाय इन्फोर्सिंग एक्सक्लूसिव एंड ऑर्डर्ड एक्सेस. एक्सक्लूसिव और ऑर्डर्ड एक्सेस के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? सिंक्रोनाइजेशन का मैकेनिज्म यूज़ करते हैं. सिंक्रोनाइजेशन इज़ अ मैकेनिज्म that is used to control access to shared resources by enforcing exclusive and ordered access. synchronize कर देते हैं उनको. In a program executed on a multiple machines that communicate with each other over a network. तो multiple machines आपस में communicate कर रही हैं, तो ये कौन सा programming network होगा हमारा? ये distributed programming का network बनेगा.
डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर अ नेटवर्क, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है 26, in a single processing environment, concurrent tasks exist at the same time and execute within the same time period by context switching। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। सिंगल प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट है आपका और कंक्यूरेंट टास्क है एट द सेम टाइम एंड एग्जीक्यूट विद इन द सेम टाइम, तो ये क्या इसका करेक्ट बनेगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। 27 है, द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी हिरार्की अकर्ड ऑन अ बिहेवियर ऑफ प्रोग्राम नाउन एज। डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी हिरार्की ये आपकी किस में लाइक करती है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंसेस के अंदर। बाकी ये जो कैशे लोकेलिटी, स्पेशल लोकेलिटी एंड टेम्पोरल लोकेलिटी ये नहीं ठीक आपके, तो ये जो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंसेस है इसमें ये चीज़ लाई करती है, तो ये आपका करेक्ट होगा क्योंकि मेमोरी हिरार्की को हम देख रहे हैं। द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी हिरार्की अकर्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ प्रोग्राम नाउन एज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंसेस। आगे है विच ब्रिंग्स पैरेलल कंप्यूटिंग टू द डेस्कटॉप, तो पैरेलल कंप्यूटिंग को क्या चीज़ डेस्कटॉप की तरफ, डेस्कटॉप में विच ब्रिंग्स पैरेलल कंप्यूटिंग ऑन द डेस्कटॉप, सिंगल कोर प्रोसेसर नहीं, ये वाला नहीं है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ये भी नहीं है। नीचे ये मेन फ्रेम, ये भी नहीं है। तो ये जो मल्टी कोर प्रोसेसर है ना, तो एक टाइम पे डिफरेंट प्रोसेसिंग को हम रन कर सकते हैं जिसके अंदर, तो वो किस चीज़ के ज़रिए हम मुमकिन बना सकते हैं, तो वो मल्टी कोर प्रोसेसर्स उस चीज़ को मुमकिन बनाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है मल्टी कोर प्रोसेसर, जो कि पैरेलल कंप्यूटिंग को हमें मुमकिन करके देते हैं। नेक्स्ट 29 वाला देखते हैं। A multiple processing system that perform one operation simultaneously on more than one piece of data, तो ये क्या है इसका, SIMD। ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या है, SIMD। SIMD का मतलब है आपका सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डाटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। और ये जो SISD था ये तो था ना सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड सिंगल डाटा। नीचे जो आपका MIMD है ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डाटा। ठीक है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस भी मल्टीपल होंगी यानी, और डाटा भी मल्टीपल है। और यहाँ पे ये जो लास्ट है इसका मीनिंग होता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एंड सिंगल डाटा। उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम दैट परफॉर्म वन ऑपरेशन एंड ऑन वन ऑपरेशन साइमल्टेनियसली ऑन मोर देन वन पीस ऑफ डाटा, यानी मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस है और उसके बाद सिंगल इंस्ट्रक्शन सॉरी ऑन कैन परफॉर्म वन ऑपरेशन, इंस्ट्रक्शन सिंगल है, सिंगल इंस्ट्रक्शन मोर देन वन पीस ऑफ डाटा, मल्टीपल डाटा, तो इसलिए जो सी वाला ऑप्शन है ना वो आपका करेक्ट कंसीडर्ड होगा। ओके, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ये रहा 30 वाला, सिंगल सिक्वेंशियल एलिमेंट PE ऑपरेट्स ऑन अ सिंगल टीम सिंगल स्ट्रीम ऑफ डाटा, यानी सिंगल इंस्ट्रक्शन है और सिंगल ही डाटा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, सी वाला SISD। ठीक हो गया। ये आप ना अपने नोट्स का जो पेज नंबर 80 है ना स्लाइड्स में से 81, तो उस पर देखिएगा तो ये आपको मिल जाएंगे वहाँ से ना इसके रेफरेंसेस, तो ये लाजमी कर लीजिएगा। नेक्स्ट 31 वाला देखते हैं। वन ऑफ द प्राइमरी इशू ऑफ कंक्यूरेंट प्रोग्रामिंग इज आइडेंटिफाइंग अ नेचुरल डैश फॉर द सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन एट हैंड, तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या है, WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वन ऑफ द प्राइमरी इशू ऑफ कंक्यूरेंट प्रोग्रामिंग इज आइडेंटिफाइंग अ नेचुरल WBS फॉर द सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन एट हैंड। 32 वाला है नेक्स्ट, मैपिंग दैट इंक्लूड नॉन डिटर्मिनिज्म, ये हमने ऊपर भी किया है। नॉन डिटर्मिनिज्म जिसके अंदर इंक्लूड होता है वो क्या होता है, डायनामिक हमारी मैपिंग होती है। आगे इन सीरियल कंप्यूटिंग के अंदर टास्क जो है वो सीक्वेंस वाइज होते हैं, ये भी हम कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट टॉलरेंस का भी हमने ऊपर किया, ये इंश्योर करता है कि सिस्टम हमारा आफ्टर फेलियर भी कंटिन्यूसली वर्क करता रहे। अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको टॉलरेट करके तो हमारा सिस्टम स्टॉप ना हो, वो हमारा कंटिन्यूसली वर्किंग में रहे। नेक्स्ट है डेजिग्नेट हु डज व्हाट, ये भी हमने ऊपर किया है कि कौन सा काम हमने किस कंपोनेंट को देना है, तो ये किसके ज़रिए हम चेक कर सकते हैं, WBS के थ्रू। नेक्स्ट 36 वाला देखते हैं, अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी बैकअप प्रोटोकॉल, ये भी हमने किया है कि प्राइमरी बैकअप प्रोटोकॉल किसके ज़रिए हमें शो होती है, ये हमें प्राइमरी बेस प्रोटोकॉल्स के ज़रिए अपीयर होता है। प्राइमरी बेस प्रोटोकॉल्स अपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी बैकअप प्रोटोकॉल के।
आगे ये नेक्स्ट भी आई थिंक सो रिपीटिंग है। द मोस्ट कॉमन अप्रोच ऑफ फेलियर मास्किंग इज़ रेडंडेंसी, ये भी हमने किया ऊपर के इसमें कौन सी कैटेगरी इंक्लूड नहीं होती, बाकी तीनों ये इंक्लूड होती हैं, इंफॉर्मेशन, टाइम रेडंडेंसी एंड फिजिकल रेडंडेंसी। सिर्फ ये एक है लॉजिकल रेडंडेंसी, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती। तो ये इसके एमसीक्यूज़ थे। अब चलते हैं इसके सब्जेक्टिव की तरफ, या फिर मेरा दिल है मैं सब्जेक्टिव की एक सेपरेट वीडियो बना दूँ। तो अब तक के लिए फ़िलहाल इसको इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है। तो आई होप सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब्जेक्टिव की वीडियो बना दूँ। और काइंडली आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, चैनल को भी लाइक करें। बाकी ये जो मैंने लिंक्स वगैरह दिए हैं, इनको क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं अगर आपको कोई डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, अगर मिड टर्म की या फाइनल की भी नेक्स्ट आपको अगर चाहिए हुई फाइल्स जो मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको शेयर कर दूँगी। ये फ़ाइल भी इंशाल्लाह मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगी। और ये मेरा इसमें ही ग्रुप में आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। ईमेल एड्रेस भी मैंने ऐड कर दिया, अगर किसी को इश्यू है कोई भी, तो वो ईमेल पे भी मुझे मैसेज कर सकता है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़। अल्लाह हाफ़िज़।